लेकिन क्या वो इस जिस्मानी सेहतमंदी के साथ साथ ज़हनी तौर पर सेहतमंद है कि नहीं है? अच्छा, अब सवाल आता है कि ज़हनी सेहतमंदी यानी मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है? मेंटल हेल्थ का मतलब ये है, हम बाज़ वक़्त हम ये सोचते हैं कि एक आदमी को एंग्ज़ायटी हो गई, जैसे फ़र्ज़ उसको पता लगा कि अचानक कुछ 10 मेहमान आ गए हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं है और एकदम वो बेचैन हुआ या घर की खातून परेशान हो गई, या अचानक आपके जैसे बिज़नेस के अंदर कि अचानक कोई ऐसी असाइनमेंट आ गई, किसी आपके क्लाइंट ने कहा कि जी परसों तक अगर आप मेरी ये नहीं करेंगे तो फिर आई एम सॉरी, फिर मैं आपके साथ अपना कॉन्टैक्ट नहीं रख सकता और मैं इसको आपको ख़त्म करता हूँ डील को। तो एकदम आपने तमाम स्टाफ को अलर्ट किया, तो एक एंग्जाइटी आ गई। तो क्या ये मेंटल हेल्थ है? नो, दिस नॉट अ मेंटल हेल्थ। अच्छा, या अचानक आपको पता लगा कि आपकी कोई बिजनेस डील थी बहुत बड़ी, तो अचानक उस कंपनी ने ये कहा कि नहीं हम तो क्लोज कर रहे हैं, और आपने अपने सारे बजट्स को उस डील के साथ अटैच किया हुआ था। तो अब तो एकदम आपने कहा यार ये क्या हो गया। एकदम परेशानी आई ना। हाँ। तो आप तो क्या ये मेंटल हेल्थ है? नो, दिस इज नॉट अ मेंटल हेल्थ इशू। ये जो है, जब तक बाहर का कोई भी फैक्टर हमारी कोपिंग एबिलिटी से कम हो तो हम मेंटली हेल्दी ही होते हैं। ठीक है। यानी आपको पता लगा कि ये एंजाइटी होगी, लेकिन आपको पता है कि आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, बंदे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, कहीं से मदद लेनी पड़ेगी, मगर आप इसको कर लेंगे, तो देन यू आर मेंटली वेरी साउंड। लेकिन अगर आपने जो आपके ऊपर एक बाहर से प्रेशर पड़ा है, उस प्रेशर में आकर आपको लगा कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, और उस कुछ ना करने, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी मौजूद नहीं है, और एकदम आपको अजीब ख्यालात आने लग गए, आपके अंदर बेचैनी आनी शुरू हो गई, आपको रोना आना शुरू हो गया, आपको उदासी तारी हो गई, आपके अंदर अजीब तरह की क्विटिंग सेंसेशंस आ गई, तो ये इसका मतलब है ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ये आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। अच्छा, ये सारे के सारे हैं माइनर मेंटल हेल्थ इशू, प्लीज़ आप याद रखिएगा। माइनर। एंजाइटी, डिप्रेशन, हिस्टेरिया, ये सारे के सारे, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये माइनर हेल्थ इश्यूज़ हैं। और एक और कैटेगरी है जिनको हम मेजर हेल्थ इशू कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो माइनर हेल्थ इश्यूज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए दवाई की भी ज़रूरत हो सकता है कि मैं आपके सोचने के अंदाज को चेंज कर दूं बाय काउंसलिंग, बाय सजेस्टिंग यू द ऑल्टरनेटिव्स, और आपको खुद ही समझ में आ जाए कि हाँ यार बात तो सही है, ये बिज़नेस ना भी मिला तो मेरी कौन सा कंपनी बंद हो रही है। दूसरी बात यह है कि 6 और ऑप्शंस मेरे साथ मौजूद हैं, ठीक है ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन सो व्हाट, फिर क्या हुआ। हो सकता है सिर्फ आपका पैराडाइम चेंज हो जाए, आपका जाविया निगाह चेंज हो जाए, देखने की यानी एंगल चेंज हो जाए, तो आप चीज़ों को ठीक कर दें। तो माइनर डिसऑर्डर्स के अंदर अमूमन ये पहला सेट ऑफ थेरेपी होता है कि जिसमें आप अपनी क्लियर, इसलिए वेंटिंग आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, लिहाजा एक मैसेज है, मैं बाद में आपको बताता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में इसकी क्या अहमियत है, लेकिन एक पहला स्टेप है कि हमारे अपने जानने वाले, मोहब्बत करने वाले प्यारों में, हमारे अंदर जब भी हमें कोई भी मेंटल प्रेशर आता है, तो उसका पहला स्टेप है कि कोई दर्दमंद हो, कोई शोल्डर हो, किसी की कोई गोद हो जिसमें सर रख सके और किसी का शोल्डर हो जिसमें बैठ के आदमी वेंट आउट करते। जो वेंटिंग आउट है ना, इसका एक तो ये फ़ायदा है कि भड़ास गुबार, निकाल ले। लेकिन इसका असल फ़ायदा ये है कि यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक लाउड। आप किसी सुपरवाइज़र और मेंटर की मौजूदगी में ज़ोर ज़ोर से सोच रहे होते हैं, और जब आप ज़ोर से सोचते हैं तो बाज़ वक़्त उसी दौरान में आपको ख्याल आता है कि यार इसका तो ये रास्ता मौजूद है। तो ये लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपकी ये माइनर एलिमेंट एक ख़ास सतह को क्रॉस कर जाए जिसमें आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो इंटरफियर हो रही हो, ऐसी सूरत में फिर ये काम सिर्फ सजेशन से ऊपर चला जाता है। चला फिर जाए। आपको कोई ना कोई फार्माकोलॉजी, कोई ना कोई दवाई, क्योंकि बॉडी के अंदर केमिकल इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, अब इस लाइन के ऊपर एक मेजर डिसऑर्डर्स है। मेजर डिसऑर्डर का मतलब ये है कि एक्चुअली कोई ना कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इधर, कुछ ना कुछ, यानी वो स्ट्रक्चर जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर का गड़बड़ भी हो सकता है, एक्चुअली फिजिकल स्ट्रक्चर का भी गड़बड़ हो सकती है, यानी दिमाग में कोई फिजिकल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे चोट लगी और उसके बाद इंजरी हो गई। हाँ, जैसे जैसे फ़र्ज़ करें किसी को ट्यूमर हो गया और उसकी वजह से कुछ हो गया, या एपिलेप्सी हो गई और वो उस जगह पर हुई जो कि नफ्सियात को डील करता था, और केमिकल भी हो सकता है। इनको हम एक्चुअली दो में डिवाइड करते हैं, एक है स्किज़ोफ्रेनिया और एक है डिप्रेसिव साइकोसिस। स्किज़ोफ्रेनिया एक्चुअली थॉट डिसऑर्डर है, ये समझना ज़रूरी है, और जो डिप्रेसिव साइकोसिस है वो मूड डिसऑर्डर है। बड़ा आसान से समझने की बात है, एक आदमी उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, कुछ करने को दिल नहीं आता, वो है, बाकी उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक है,
और वो साइकेट्रिक है यानी मेजर है, तो ये होगा डिप्रेसिव साइकोसिस। और ये जो है जितनी मैंने पहले बीमारियां बयान की हैं ना, उसके अंदर अमूमन ट्रिगरिंग फैक्टर आउटसाइड होता है पहले वालियों में, एक्सटर्नल फैक्टर। इसके अंदर ये इसको कहते ही एंडोजिनस मैनिक्स यानी एंडोजिनस डिप्रेसिव साइकोसिस कहते हैं। इसमें कोई भी वजह नहीं होती मगर आदमी उदास होता है, उसकी कोई भी वजह नहीं है। छोटा सा वो बहाना ज़रूर बना सकता है, और अक्सर कहानी ऐसी थी, मेरा जो है ना बेटा फौत हो गया था उसकी वजह से, और आप समझते हैं कि शायद अभी ये कब हुआ था, ये हो गए कोई 30 साल। कितनी उम्र थी, वो पैदा हुआ था फौत हो गया था। कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं। अब ये एक इंसिडेंस ज़िंदगी का था जो 30 साल पहले हुआ, जो एक बच्चा पैदा होने के बाद फौत है, उसके बाद उसके 8 बच्चे हैं। एक्चुअली ये ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन मरीज इसको इस फिनोमेना को कहते हैं हुक फिनोमेना, कि आपने हुक लगाई हुई है, उसी के ऊपर कोट भी टांग दिया, उसी के ऊपर तो जो कुछ होता रहा उस पर। तो अगर तो मूड का प्रॉब्लम है तो ये मेजर है, और अगर थॉट का प्रॉब्लम, आपने कहा देख के मुझे ख्याल है कि ये इरफान जो है ना ये मेरा दुश्मन है, और कई दफ़ा ये हेलुसिनेशंस इतनी होती हैं कि बंदों को जिन नज़र आने शुरू हो जाते हैं, कोई बुज़ुर्ग नज़र आने शुरू हो जाते हैं, डरावनी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, और ये थॉट का डिसऑर्डर होता है। तो ये बहुत ख़तरनाक होती हैं दोनों चीज़ें। थॉट के डिसऑर्डर में आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह अच्छा, डिप्रेसिव में एक फेज़ होती है जिसे कहते हैं मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, यानी डिप्रेशन वाला बंदा एकदम मैनिक हो सकता है, और आपको लगता है कि उससे ज़्यादा बहादुर, उससे ज़्यादा दिलेर, उससे ज़्यादा अग्रेसिव कोई आदमी नहीं है। वो फेजेस दरमियान में डिप्रेशन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा समराइज़ करने के लिए, कुछ हैं माइनर डिसऑर्डर्स, कुछ हैं मेजर डिसऑर्डर। मेजर डिसऑर्डर का मतलब जो ही डिटेक्ट हो फटाफट साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, उसको आप कभी भी उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। माइनर डिसऑर्डर्स के सिलसिले में आपको फौरी तौर पर जाना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। वो मुनासिब समझे तो आपको अपने पास रखे, नहीं तो साइकेट्रिस्ट के पास भेज दे। अच्छा, जहाँ तक आपका जो सेक्टर है ना, जो कि हाई डिमांडिंग सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर सारे के सारे, क्योंकि ये रिलेटेड है आपका वर्क आउटपुट के साथ और साथ प्रॉफिट के साथ, है ना, एंड ग्रोथ के साथ भी, एंड रेपुटेशन के साथ भी। तो अगर आपकी रेपुटेशन ख़तरे में है तो ये हो सकता है कि आपके प्रॉफिट के ख़तरे होने से ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अच्छा, अगर आपकी ग्रोथ ख़तरे में है तो हो सकता है ये भी प्रॉफिट ज़्यादा। तो आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए प्रॉफिट, आपके लिए रेपुटेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बड़ी अहम होती हैं, और इसमें किसी एक का भी कोई ख़तरे में हो तो इस बात का इम्कान है कि वो मेंटल। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, उनकी सर्विसेज में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। मैं कुछ चीज़ें, अब हम ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि एक सबसे बड़ा मसला ना, जो मुझे मेंटल हेल्थ से भी बड़ा मसला है, मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा मसला है। इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कमा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आपको हमेशा इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ देख रहा हूँ जो मेंटल हेल्थ से भी ज़्यादा बड़ा मसला है, जो कि वो ये है कि एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आया, जो आप बहुत पहले एक पेरेंटिंग में बात करते हैं ना कि बच्चों की एबिलिटी पे काम किया जाता है, कैपेसिटी पे नहीं किया जाता। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, फील्ड में आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, डेडलाइन के चैलेंजेस आते हैं, क्लाइंट थोड़ा रूड होगा, सरकमस्टेंसेस टफ होंगे। अब यहाँ दो तरह के लोग हैं। मेजॉरिटी जो है अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि वो कहते हैं कि ये चैलेंजेस जो हैं हमारी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। और एक वो है जो समझते हैं कि जो चैलेंजेस हैं ये एक्चुअली हमें मजबूत कर रहे हैं, हमें ऊपर से आके इनको हैंडल करना है और हमें ग्रो करना है। हम लोग अनइंटेंशनली, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है मेंटल हेल्थ, तो आपने आज समझाई है, जिनको नहीं पता वो उन्होंने भी वो हुक फिनोमेना बनाया हुआ है कि जो चैलेंज आता है उसको मेंटल हेल्थ पे डाली जाते हैं, मेंटल हेल्थ पे डाले जाते हैं। तो वो जो एक ग्रोथ की कैपेसिटी होती है बच्चे के अंदर वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो ये समझता है कि चैलेंजेस हैं, जगह छोड़ दो, ये क्लाइंट सही नहीं, ये भी छोड़ दो। चीज़ को ठीक करने का फाइटिंग स्पिरिट ख़त्म हो जाता है और ब्लेम जा रहा है मेंटल हेल्थ पे। और इसमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटर्स की और सीईओज़ की है। ये जो कुर्सी है ना, इस कुर्सी का वज़न होगा 8 किलो। ये 8 किलो की कुर्सी मैं आपके हाथ पे रखता हूँ और इसको उठाओ, और अचानक आपके हाथ पे डाल देता हूँ, इस बात का इम्कान है कि आपका टेंडन ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आपको मैं जिम में ले जाके 10 किलो का डंबल यहाँ रख के आपको देता हूँ और आपको कहता हूँ कि मैं पीछे खड़ा हूँ, ऐसे करके ऊपर करो। बिल्कुल। अच्छा, जब आप इसको करे थे तो उतना ही वजन था, मगर आपका टेंडन टूट गया। जब इसको किया तो आपका टेंडन मजबूत हो गया। ये फ़र्क है
स्ट्रेस में और चैलेंज में। तो बेसिकली ये जो रोल है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी ऑर्गेनाइजेशन का इथॉस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्पिरिट है वो क्या है, वो स्पिरिट है टू क्रिएट अ चैलेंज एंड रिप्लेस द स्ट्रेस फ्रॉम द चैलेंज। मैंने आपको ये कहा, फ़र्ज़ करें इन्फॉर्म योर बॉस कि तुमने रात के 10 बजे बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, तुमने ये काम करके जाना है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो समझो कल तुम्हारी छुट्टी है और मुझे इतनी तनख्वाह पर और 10 बंदे और मिल जाते हैं, और हर दफ़ा तुम ऐसा करते हो, 12 बजे आपका ये टेबल पर अगर ना पहुंचाना और मुझे व्हाट्सएप ना आई इसकी, तो बस तुम देख लेना। अब ये है स्ट्रेस। और एक ये है, यार इरफान भाई हम दोनों तो गए फंस, ऐसा करो, ये काम है, इसको तुम शुरू करो, हो सकता है सुबह तक ये काम ना हो सके, मैं ज़रा घर आया, बच्चे को छोड़ के आता हूँ, मैं तेरे लिए लेके आता हूँ पिज़्ज़ा। दोनों भाई यहाँ बैठ के पिज़्ज़ा खाते हैं, दोनों भाई बैठ के पिज़्ज़ा खाते हैं और ये काम करते हैं, और मैं भी तेरे साथ बैठा हुआ हूँ। अच्छा 10 बजे आपने कहा अच्छा यार तुम्हारा काम खत्म, तुम आओ सुबह देखते हैं, ये काम खत्म किए बगैर जाना नहीं है। सुबह आपने जब काम उसने किया, सुबह आपने कहा कि यार वेल डन, आई थिंक तू आज का दिन कर छुट्टी, और तू जा और मैं इसको देखता हूँ। अच्छा अब आप एक्चुअली उसने 12 बजे से ज़्यादा काम किया है, लेकिन आपने उसको चैलेंज क्रिएट किया। चैलेंज के लिए ये ज़रूरी होता है कि जब वो बंदा उठा रहा है ना, तो पीछे आपको ट्रेनर खड़ा होता है ना, ट्रेनर हाथ को यूं हल्का सा अच्छा उठा नहीं सपोर्ट के लिए रेडी होता है। इसके लिए मेरे वालिद साहब मरहूम एक लफ्ज़ यूज़ कर, अल्लाह उनको गरीक के रहमत करे, उसे कहते होते, उस लफ्ज़ को कहते होते थे बल्ले 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 बल्ले। सुना आपने? बच्चा उठा रहा है ना वजन, तो आप कहते बल्ले 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 बल्ले। अच्छा एक्चुअली वो बल्ले बल्ले इज उठा वो बंदा ही खुद ही रहा है, यानी वो लेकिन आपने बल्ले 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 करके उसको एक सपोर्ट दे दी। तो ये बल्ले बल्ले इज़ अ फिनोमिना। मुझे अगर इसका पेटेंट करना हो ना इस लफ्ज़ को, किसी मैं कोई मॉडल क्रिएट करूँ, तो मैं अपने वालिद साहब को डेडिकेट करते हुए बल्ले बल्ले को ना, बल्ले बल्ले वो पंजाबी स्पीकिंग ही समझ सकता है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब वेल डन वेल डन वेल डन। तो ये है कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इथॉस बल्ले बल्ले का रखते हैं और एक इथॉस चैलेंज का रखते हैं, तो लोग फिर उसमें से स्ट्रांग होकर निकलते हैं, अदरवाइज वो मेंटली बीमार होकर निकलते हैं। मेंटली बीमार हो गया मतलब आप किसी चीज़ को इन्फोर्स ना करें, एजुकेट करें, हेल्प आउट करें, चैलेंज दें और फेलियर को एक्सेप्ट करें, कि उनको बताएं कि फेल हो भी गए तो खैर है, द फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, गो अहेड एंड ट्राई इट। ये अगर आप सारा कुछ करते हैं तो एक्चुअली आज के दौर में हम मेंटल हेल्थ को स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पैनिक का दौर है इस वक्त, जो रिसेशन है, जॉब्स जा रही हैं, उससे ज़्यादा हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि मेंटल हेल्थ को पहले समझ लें कि हर एरी गहरी चीज़ को मेंटल हेल्थ पे ना डालें, और ये समझने के लिए डॉक्टर साहब से बेहतर तो कोई भी नहीं समझा। और एक और बात, और सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक और अहम बात ये है कि हमारी ज़िंदगी में ना, ख़ास तौर पे इतनी डिमांडिंग रैपिड लाइफ के अंदर, कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जो लेजर टाइम है। और लेजर टाइम का मतलब है कि उसमें आप कुछ नहीं कर रहे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कुछ करना सीखना आसान है, कुछ ना करना सीखना बहुत मुश्किल है, हम जैसे लोगों